गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है जीरण। आज हम जीरण के उन भाग के बारे में बात करेंगे, एक डिफिकल्ट एरिया के बारे में बात करेंगे जो कि आमतौर पर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस की, कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस की जो कि अपने बाद इन्फिनिटिव ना लेकर के जीरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जीरंड होता क्या है। तो जीरंड क्या होता है? एक नाउन होता है। और ये नाउन बनता कैसे है? तो किसी वर्ब के अंत में आईएनजी लगने से ये जीरंड का निर्माण होता है। मतलब देखिए, अगर हम किसी वर्ब के अगर अंत में अगर हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इससे दो तरह की चीज बनते हैं, ठीक है ना। इससे दो तरह की चीज बनते हैं। एक जो होता है वो जीरंड होता है और एक जो होता है ना वो पार्टिसिपल होता है। अगर हम किसी वर्ब के अंत में अगर आईएनजी ऐड कर देते हैं तो इससे दो तरह की चीज बनते हैं, एक होता है जीरंड होता है और एक होता है पार्टिसिपल होता है। जो वाक्य में जो जीरंड होते हैं ना, ये नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक जीरंड क्या होता है? नाउन होता है। जबकि जो पार्टिसिपल होता है ना, ये एडजेक्टिव की भूमिका निभाता है। अब हम कब किसी जीरंड को नाउन कहेंगे और कब हम किसी पार्टिसिपल को एडजेक्टिव कहेंगे, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक आईएनजी लगा हुआ वर्ड, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं। अब टीचिंग को कब हम जीरंड कहेंगे और कब हम पार्टिसिपल कहेंगे? चूंकि देखिए, ये टीच में आईएनजी लगा हुआ है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि किसी वर्ब में आईएनजी लगने से हमें दो चीज की प्राप्ति होती है। ये टीचिंग जो है वो पार्टिसिपल का भी काम करेगा एक खास जगह पर, और ये जीरंड का भी काम करेगा। तो हम टीचिंग को हम कब जीरण समझेंगे और कब हम पार्टिसिपल समझेंगे, ये बात हम अगले वीडियोस में हम आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन चूंकि इस वीडियो का संबंध केवल जीरण से है, अतः हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ जीरण पर होगा। तो जीरण को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जीरण इज ए नाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। जीरंड क्या होता है? एक नाउन होता है और उसका फॉर्म क्या होता है? वो वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। मतलब कि किसी वर्ब में आईएनजी लगने से जो वर्ड बनते हैं वो जीरंड का काम करते हैं। जीरंड एक सेंटेंस में नाउन की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अभी हमारा संबंध पार्टिसिपल से नहीं है, अतः हम अभी इसको लेके नहीं चलेंगे। चलिए, अब हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है जिसके बाद जो आने वाले जो वर्ब होंगे वो या तो वो इंफिनिटिव होंगे या तो जीरंड होंगे। लेकिन हम वैसे एक्सप्रेशंस की चर्चा करेंगे जिसके बाद आने वाले वर्ब इंफिनिटिव ना होकर के जीरंड का काम करेंगे। देखिए, ये सभी परीक्षाओं में, खासतौर पर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आपको दिए जाएंगे जिसके बाद हमें जीरंड की जरूरत है, लेकिन वहां पर आपको एक्चुअली इंफिनिटिव मिलेगा। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लिखूं, आई प्रीफर, आई प्रीफर टू ट्रेवल या ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग एलोन। यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए? आई प्रीफर टू ट्रैवल या ट्रैवलिंग अलोन। मतलब मैं ट्रैवल करना, अकेले ट्रैवल करना पसंद करता हूं। तो क्या होना चाहिए? प्रीफर टू ट्रैवल या प्रीफर ट्रैवलिंग, क्या होना चाहिए? तो जब आप प्रीफर के बारे में पढ़ेंगे तो आप यही जानकारी लेंगे कि प्रीफर अपने साथ इंफिनिटी भी लेता है, ठीक है। प्रीफर अपने साथ जीरण भी लेता है। प्रीफर के साथ हम दोनों रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के दोनों रूपों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमारा जो मेन जो डिस्कशन का पॉइंट ये होगा कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जिसके बाद हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करके केवल जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब प्रीफर अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेता है, ये 2+V1 इन्फिनिटिव कहलाएगा। और ये क्या कहते हैं, अभी मैं बताया हूं कि किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जो वर्ड बनते हैं वो जीरंड कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रीफर अपने साथ दोनों रूपों में काम करता है। प्रीफर अपने साथ इंफिनिटी भी लेता है, प्रीफर अपने साथ जीरण भी लेता है। लेकिन हम अभी बात करेंगे वैसे एक्सप्रेशन की जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे ना वो जीरण रूप में होंगे। तो चलिए हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। चलिए, कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो जीरण होंगे। तो अब हम देखेंगे कि वैसे कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं।
देखिए ये एक्सप्रेशंस क्या है, ये क्या कह रहे हैं, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, देयर इज नो पॉइंट इन, ठीक है ना, हैव ट्रबल, हैव डिफिकल्टी, हम यहाँ पर इन लगा सकते हैं। देखिए ये इनको ब्रैकेट में रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य है, इनको ब्रैकेट में रखने का तात्पर्य यह है कि आप सेंटेंस को डील करते समय आप इन का यूज कर सकते हैं अथवा आप इनको छोड़ सकते हैं, मतलब आपके पास विकल्प दोनों है, आप कर सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हैव ट्रबल, हैव डिफिकल्टी, बी बिजी और बी वर्क। ये कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं जिसके बाद यदि कोई वर्ब, यदि इनके बाद यदि कोई वर्ब आया, ठीक है ना, तो ये जो वर्ब होगा ना ये भी फोर रूप में होगा, मतलब कि वर्ब के अंत में आईएनजी लगेगा, मतलब इनके साथ हम 2+V1 का जो यूज करेंगे वो गलत होगा। अगर इनके बाद यदि हम 2+V1 का यूज करते हैं तो वो रॉन्ग माना जाएगा। चलिए थोड़ा इनका हिंदी रूपांतरण देख लिया जाए। इट इज नो यूज, इट इज नो गुड और देयर इज नो पॉइंट इन। इसका अगर हम सिंपल अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर इनका अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो इन तीनों का हिंदी निकलेगा कोई फायदा नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यर्थ या बेकार, व्यर्थ या बेकार। चलिए ये तीन का हिंदी लगभग एक ही होगा। चलिए हैव ट्रबल और हैव डिफिकल्टी का यहाँ मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हैव का मतलब है अनुभव करना। यहाँ जो हैव का जो मीनिंग है ना वो एक्सपीरियंस के सेंस में, पास रखने के सेंस में नहीं है। यहाँ जो हैव जो अर्थ देगा किसी चीज को अनुभव करने के सेंस में देगा। चलिए पास रखने का यहाँ पर बोध नहीं होगा। चलिए बी बिजी, मतलब बी का मतलब यहाँ बी का रूप लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे। बी के रूप क्या है, एम इज आर वाज वर, यहाँ बी का रूप लिखा जाएगा। बिजी का मतलब आप व्यस्त समझिए। और वर्थ, वर्थ का मतलब लायक या योग्य। बी का मतलब है एम इज आर वाज वर और वर्थ का मतलब है यहाँ पर योगी या लायक। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि इनके बाद ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो इन्फिनिटिव ना होकर के जीरन रूप में रहेंगे। अब थोड़ा इन पर सेंटेंस को थोड़ा सा देख लिया जाए, ये पूरी तरह बात समझ में आ जाएगा। चलिए अब इन सेंटेंस से आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि हम एक्सप्रेशंस के कैसे यूज कर रहे हैं। चलिए तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से करे, कोई फायदा के लिए कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है, बहस करना व्यर्थ है। इसके लिए हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस है, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, देयर इज नो पॉइंट इन। चलिए कॉमन एरर इनसे कैसे पूछा जाता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनको देख लिया जाए। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसको हम कैसे डील करेंगे, इट इज नो यूज टू आर्ग्यू, बहस करने के लिए आर्ग्यू विथ यू। चलिए ये आपका सेंटेंस हो गया, इट इज नो यूज टू आर्ग्यू विथ यू। देखिए यहां पर एरर हमें पकड़ना है, ठीक है ना। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो क्वेश्चन, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कॉमन एरर के रूप में आ सकते हैं अथवा नो इंप्रूवमेंट के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि इस लाइन को अंडरलाइन कर दे, चार ऑप्शन आपको दे दे, जैसे चार ऑप्शन आपका ये रहा, आर्गुइंग, केवल आर्ग्यू, यहां हो सकता है कि टू आर्गुइंग, और एक जो विकल्प है वो है नो इंप्रूवमेंट, मतलब सुधार की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल के नेचर कैसे होते हैं, सवाल एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इट इज नो यूज टू आर्ग्यू विथ यू, ये इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना। और सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, ये सभी तरह के परीक्षाओं में आने वाली टॉपिक हैं। आपका समझिए कि ये टॉपिक ऐसा है जो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।
चलिए, इट इज नो यूज टू आर्ग्यू विथ यू। क्या आपको बताया गया है कि ये एक्सप्रेशंस होंगे जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 में होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो टू आर्ग्यू है हमारा गलत है। अब इसके जगह पर करेक्ट क्या होना चाहिए? आर्गुइंग। चलिए मान के चलते हैं और भी ऑप्शंस पर विचार करते हैं। इट इज नो यूज के बाद आर्ग्यू होगा? नहीं होगा, क्योंकि V4 चाहिए, जबकि ये V1 रूप में है, कैंसिल। चलिए, टू आर्ग्यू होगा क्या? देखिए, टू और आईएनजी दोनों एक साथ नहीं होंगे, इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो टू आर्ग्यू होगा या तो सिर्फ आर्ग्यूइंग होगा, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, ये है भी गलत, है भी गलत, क्योंकि इट इज नो यूज के बाद वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए, V4। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा, इट इज नो यूज आर्गुइंग विथ यू। एक होता है ना, कहावत है, चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने का क्या फायदा, ठीक है ना। इसको हिंदी मुहावरा है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चलिए, इसको एक उसी एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन से ये सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, ये सेंटेंस क्या बना, क्या करे? इट इज नो गुड, ठीक है ना। उसमें तीन एक्सप्रेशन हैं व्यर्थ कहने के लिए। इट इज नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जब मिल्क फट जाए, मतलब दूध जब फट गया तो अब चिल्लाने का, अब शोक मनाने का क्या फायदा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। ये इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, देयर इज नो पॉइंट इन के बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। चलिए, तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर है। चलिए, मुझे लिखने में कठिनाई हुई। देखिए, जब हैव का जब यूज, जब हम हैव का यूज जब हम अनुभव के सेंस में करते हैं, अनुभव करने के सेंस में करते हैं, तो हैव के साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना वो V4 में होता है। पास रखना अलग चीज है और अनुभव करना एक अलग चीज है। मुझे लिखने में कठिनाई हुई, मतलब मैंने कठिनाई को अनुभव किया। कैसे इसको बनाएंगे? आई, चलिए पास्ट टेंस में है, हैव किस में बदलेगा? आई हैड, ठीक है ना, आई हैड। चलिए, अब इसमें हम ट्रबल या डिफिकल्टी दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं। आई हैड डिफिकल्टी। देखिए, अब एरर कैसे कैसे इसमें पूछ सकता है। एक तो है टू राइट, ये आपका पूरा पूरी गलत, 100% गलत, सही का कोई चांस नहीं, क्योंकि हैव ट्रबल और हैव डिफिकल्टी के बाद आने वाले जो V4 और जो वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए? आई हैड डिफिकल्टी, केवल राइटिंग। अटपटा लग रहा है हमें, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जो होते हैं वो मन के अनुसार नहीं चलते हैं, कभी कभी अटपटा चीज ही सही होता है। तो आई हैड ट्रबल या आई हैड डिफिकल्टी राइटिंग, हम या इन लगा सकते हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं के लिए मैं इन लिखूं, मुझे इच्छा नहीं है मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, आप लिख भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर इस तरह का अगर वाक्य देता है तो यह वाक्य गलत नहीं है, हमें यह समझना है। चलिए, यह किताब पढ़ने लायक है। लायक के लिए हम लोगों ने किस वर्ड का चुनाव किया? वर्थ का। और रूल क्या कहता है कि वर्थ के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? V4 होगा। तो ये कैसे हम इसको डील करेंगे? यह किताब पढ़ने लायक है, दिस बुक। बी के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बी नहीं, उसका रूप इज, ठीक है ना। दिस बुक इज, लाइक के लिए क्या वर्ड है? वर्थ। और क्या होना चाहिए? वर्थ टू रीड, ये होना चाहिए नहीं, ये तो पूरी तरह गलत है, ठीक है ना। वर्थ के बाद आने वाला वर्ब जो होना चाहिए वो V4 होना चाहिए। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो इन्फिनिटिव ना होकर के वो जीरंड होंगे। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, टू के साथ मामला क्या है। आमतौर पर टू के साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा बात को समझा जाए, टू जो है ना, उस टू का ना डबल फंक्शन है। टू क्या करता है, पहले आप इसको समझिएगा। आमतौर पर टू एक इन्फिनिटिव का काम करता है। आमतौर पर जो टू है ना वो एक इन्फिनिटिव का काम करता है। और जब टू जब एक इन्फिनिटिव का काम करता है
तो टू के बाद हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 99% मामलों में टू के बाद V1 होना चाहिए, ये दिमाग में रख लीजिए। टू के बाद V4 नहीं होता है। 99% मामलों में टू के बाद V1 होता है। लेकिन कुछ ऐसे टू हैं, ये गिने चुने टू होंगे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ये फिक्स टू होंगे जो कि प्रीपोजिशन का भी काम करेंगे। और जब ये प्रीपोजिशन का काम करेंगे टू, तो इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टू के साथ एक बड़ा ही क्रिटिकल समस्या क्या है, टू जो है वो V1 भी लेता है, और कुछ मामलों में टू के साथ हम V4 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस वीडियो सेशन में हम लोग ये देखने जाएंगे कि कब टू, कौन सा टू अपने बाद V4 लेगा। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन का मतलब फिक्स चीज होता है। कहिएगा सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है, बार बार एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब आप समझिए कि जो फिक्स बात है, जो फिक्स्ड फ्रेज है, वो एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसा है वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। आपको वो सूट करे नहीं सूट करे, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो ये फिक्स्ड फ्रेज होते हैं। अगर इट इज नो यूज है, अगर हम ऐसे लिखते हैं इट इज नो यूज, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जो अभी पहले बात हुआ है, अगर हम इट इज नो यूज लिखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन देयर इज नो यूज गलत है, क्योंकि ये फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं। इट की जगह पर देयर नहीं आएगा, जहां देयर है वहां पर इट नहीं आएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट इन, अगर हम ऐसे लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट इन, तो इसका मतलब ये सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इट इज नो पॉइंट इन। पहले इसको, इस बेसिक चीज को समझा जाए। ये सॉरी, ये जो हमारे जो होंगे ना, ये गलत हो जाएंगे। मैं बताना क्या चाहता हूं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। नो के जगह पर अगर हम नॉट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम नो के जगह पर नॉट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये जैसा है वैसा रहेगा, नॉट नहीं होगा। यहां पर क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। तो हम एक्सप्रेशंस किसको समझ रहे हैं, ये कुछ फिक्स्ड फ्रेज होते हैं जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, इनमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। मैं टू के बारे में बात कर रहा था। कुछ ऐसे टू हैं जो कि प्रीपोजिशन का काम करते हैं। 99% मामलों में तो टू इन्फिनिटिव है, आप ऐसे समझिए। तो हार्डली 1% ऐसे टू हैं जो कि प्रीपोजिशन का काम करते हैं। ठीक है, और जब ये प्रीपोजिशन का काम करेंगे तब इनके साथ हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर टू लगे रहेंगे, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो किस रूप में होगा, इन्फिनिटिव की जिरंड, तो जिरंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप इनके महत्व को जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको सारी महत्व समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ एक्सप्रेशंस को देखेंगे जिसमें टू लगे रहेंगे, और इस टू जो होगा ना, ये जो टू है ना, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, अब यहां से टू हटेगा नहीं। टू के जगह पर अगर हम कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं तो ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। जैसे एक एरर में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा लुक फॉरवर्ड फॉर, तो ये सुपर गलत, सही का कोई चांस नहीं। यानी कि हम ऐसे समझेंगे कि लुक फॉरवर्ड टू में जो टू होगा ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, और इसके बाद यदि हमें वर्ब की जरूरत है, वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, नाउन है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद यदि हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 रूप में होंगे। तो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि लुक फॉरवर्ड टू एक फिक्स फ्रेज है, आप ऐसे समझिए, जिसके साथ लगने वाला जो टू होगा एक इन्फिनिटिव नहीं होगा, एक प्रीपोजिशन होगा, और इसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 रूप में रहेंगे। कुछ इस तरह के और एक्सप्रेशंस को देखा जाए।
देखिए ये जो एक्सप्रेशंस लिखेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। आपको ये सब एग्जाम्स में मिलने वाले एक्सप्रेशंस है। मैं किसी तरह का व्यर्थ का बात नहीं कर रहा हूं, पहले आप ऐसे समझिए। इसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं है जो कि आपको व्यर्थ लगे, फालतू लगे। सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ये सारे मैटर हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि सब में देखिए, सब में टू फिक्स है, कोई बिना टू का नहीं रहेगा। जब भी आएंगे तो टू के साथ आएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके अलावा भी कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, तो अभी हम लोग इतना ही एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक्सप्रेशंस कुछ और है, ऐसा नहीं कि अंत है, कुछ एक्सप्रेशंस और हैं जिसमें टू लगा रहेगा और वो टू प्रीपोजिशन का काम करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इतने एक्सप्रेशंस पर अपना फोकस को केंद्रित करेंगे। चलिए, लुक फॉरवर्ड टू का हिंदी क्या होता है? अगर इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो सहर्ष मतलब खुशी पूर्वक, ठीक है ना, प्रतीक्षा करना। आप किसी का खुशी पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो आप उसको लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। ओके, चलिए। विथ व्यू टू का अगर हिंदी है तो हम लिखेंगे के उद्देश्य से। बी कमिटेड टू का हिंदी होगा प्रतिबद्ध होना, यानी कि कोई काम को करने के लिए ठान लेना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होगा विरोध करना। इन एडिशन टू का हिंदी होगा के अलावा, के अतिरिक्त। चलिए, इन एडिशन टू का तो हो गया के अलावा, के अतिरिक्त। चलिए, बी एवर्स टू का हिंदी होगा परहेज होना, एतराज होना, परहेज या एतराज होना। देखा जाए, बी यूज टू का हिंदी होता है, ये प्रेजेंट आदत को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट हैबिट बताएगा ना, इसका हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, इसका यूज बता रहा हूं। इसका यूज करते हैं वर्तमान समय में जो आपके हैबिट हैं उसको दिखलाने के लिए। और व्हेन इट कम्स टू का हिंदी होगा जब समय आता है, जब बारी आती है। जब समय आता है, जब बारी आती है, ठीक है। तो इनका हिंदी क्लियर है। लुक फॉरवर्ड टू को मैंने पहले रखा है, इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन में कुछ पूछे या ना पूछे, ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड टू से सवाल रहते हैं। एरर कैसे देता है? लुक फॉरवर्ड टू के बाद V1 देता है। होना क्या चाहिए? लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 होना चाहिए। बस आप ऐसे समझिए। इन सभी के बाद यदि कोई वर्ब अगर आते हैं तो वर्ब किस रूप में होंगे? V4 रूप में होंगे, जीरण रूप में होंगे। तो थोड़ा सा इनसे सेंटेंस थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। चलिए, इसको थोड़ा देखा जाए, ये क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। और थोड़ा सा अंदर में खुशी भी है ना। ये चूंकि सिचुएशन ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी से मिलने का इंतजार कर रहा है और खुशी पूर्वक इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो कहना क्या है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इसके बाद सॉरी, यहाँ पर एक हमसे अतिरिक्त टू आ गया है, ठीक है ना। तो कैसे होना चाहिए? दोनों में क्या होना चाहिए? मीट होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी बात हुआ है कि लुक फॉरवर्ड टू एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। लुक फॉरवर्ड टू एक एक्सप्रेशन होगा जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V1 में ना होकर के V4 में होंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है ना, मैं तुमसे मिलने का सहर्ष इंतजार कर रहा हूं। चलिए, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
चलिए थोड़ा सा इन वाक्यों को देखा जाए, इससे वो सारे टू वाले एक्सप्रेशंस एकदम और एकदम क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी लाइफ टाइम कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, कुछ लोग रविवार को काम करने का विरोध करते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले उठाएंगे कुछ लोग। चलिए, तो सम पीपल। चलिए, इसके बाद वर्ब उठाएंगे ना, विरोध करते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट अकेले नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अकेले नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएंगे, तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? सम पीपल ऑब्जेक्ट टू। अब यहां पर हमें वॉक लिखना है अथवा वॉकिंग लिखना है, दो में से एक को हमें चूज करना है, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट टू के बाद, ठीक है ना, जो वर्ब आएगा वो किस रूप में होगा? भी फोर रूप में, यानी कि यहां पर वर्क गलत होगा। तो सम पीपल ऑब्जेक्ट टू वर्किंग ऑन संडे। चलिए नेक्स्ट वाक्य की ओर मूव करते हैं। वो अपना अंग्रेजी सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है ना, मतलब ठान लिया है कि उसको अंग्रेजी सुधारना है। चलिए, वह ही हो जाएगा। प्रतिबद्ध के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा? बी कमिटेड टू। तो बी का मतलब बी नहीं लिखेंगे, उसका रूप लिखेंगे इज। बी को बी नहीं लिखा जाता, उसका रूप लिखा जाता है ही इज। चलिए, प्रतिबद्ध के लिए क्या वर्ड है? कमिटेड। तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा? ही इज कमिटेड टू। चलिए, अब हमें दो में से एक का चुनाव करना है, इंप्रूव अथवा इंप्रूविंग, ठीक है ना। दो में से हमें एक का चुनाव करना है। क्या बताया गया है कि बी कमिटेड टू के बाद यदि वर्ब जो आएंगे वो किस रूप में होंगे? भी फोर रूप में, यानी कि इंप्रूव गलत हो जाएगा। चलिए, पूरा भाग इसको डील कर देते हैं। ही इज इंग्लिश, वो अपना अंग्रेजी सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध है। चलिए, वो अपना अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से एक डिक्शनरी खरीदा। चलिए, इसको बनाते हैं। अपना अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से उसने एक डिक्शनरी खरीदा। पहले उसने एक डिक्शनरी खरीदा, पहले यहां से उठाते हैं सब्जेक्ट। चलिए, ही बॉट, ही बॉट ए डिक्शनरी, ठीक है ना। उसने एक डिक्शनरी खरीदा, किस चीज के लिए? अपना अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से। के उद्देश्य के लिए हम लोग कैसे क्या लिखेंगे? विथ he bought a dictionary with view to। चलिए, सुधारने के लिए क्या वर्ड है? इंप्रूव। सुधारने के लिए वर्ड हम लोग लेके चल रहे इंप्रूव। तो क्या होना चाहिए? अभी हम लोगों ने बात किया कि विथ व्यू टू के बाद क्या होना चाहिए? भी फोर नहीं। तो चलिए, ही बॉट ए डिक्शनरी विथ ए व्यू, सॉरी यहां पर ए मिस हो गया है, विथ ए व्यू टू। चलिए, इंप्रूविंग हिज इंग्लिश। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना। ये ग्रामर का समझिए कि एक डिफिकल्ट एरिया भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल एरिया भी है। कंफ्यूजन ये ज्यादा पैदा करता है, पता नहीं चलता है कि ये टू इंफिनिटिव है कि ये टू प्रीपोजिशन है। लेकिन जो आपको चार्ट पेश किया गया है उसमें जो टू लगा हुआ है ना, वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। मतलब ऐसे टू के बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो भी फोर रूप में रहेंगे। चलिए, हम बात को थोड़ा सा आगे आगे लेके चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। चलिए, ये क्या कहता है देखिए तो, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, जब काम करने का समय आता है, शी फेंस ए हेडेक, तो वो सिर दर्द का बहाना करती है। तो हम लोगों ने क्या देखा है? व्हेन इट कम्स टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो किस रूप में रहता है? भी फोर रूप में रहता है। कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए। चलिए, ये वाक्य को थोड़ा देखा जाए। इन एडिशन टू हेल्पिंग, ठीक है ना, इन एडिशन टू हेल्पिंग, ठीक है ना, मतलब कि क्या? मदद करने के अलावा। इन एडिशन टू का मतलब के अलावा। अब इन एडिशन टू के बाद आने वाला जो भाग होगा किस रूप में होगा? आईएनजी रूप में होगा, ठीक है। इन एडिशन टू हेल्पिंग ही ऑल्सो गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा भी दिया।
तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो टू अपने बाद V4 लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टू हैं जो कि प्रीपोजिशन का काम करते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो उतने महत्व के नहीं है जितने महत्व के ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। चलिए अब हम लास्ट बात की ओर मूव कर रहे हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स चीज होता है, ठीक है ना, गो प्लस V4। देखिए गो प्लस V4 में वैसे वर्ब आते हैं, वैसी क्रियाएं होती हैं जो कि हम घर से बाहर करते हैं, ठीक है ना, और उन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य इंटरटेनमेंट होता है। मतलब गो प्लस V4 का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें कुछ एक्शंस को दिखलाना है जिनका उद्देश्य होता है घर के बाहर इंटरटेन करना, जैसे मछली पकड़ना, साइकिल चलाना, नाव खेना, पहाड़ पर चढ़ना। ये सब कौन सी क्रिया हैं, ये सब घर से बाहर होने वाली क्रिया है, ठीक है ना। और इसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे ना वो गो प्लस V4 रूप में रहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए, कुछ एक्सप्रेशंस को देखा जाए। चलिए इसके एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं, कुछ एक्सप्रेशंस को देखा जाए जिसमें कि गो प्लस V4 का इस्तेमाल होता है। चलिए ये सब एक्सप्रेशंस में क्या है, गो के बाद 2 + V1 नहीं, गो के बाद 2 + V1 नहीं, गो के बाद V4। तो गो फिशिंग, गो सेलिंग, गो शॉपिंग, गो साइकिलिंग, गो राइडिंग और गो क्लाइंबिंग एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि ये गो प्लस V4 का इस्तेमाल हम वैसे एक्शंस के लिए करते हैं जिनका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। घर के बाहर हम लोग कुछ काम करते हैं जो जिसका मेन पर्पस है इंटरटेनमेंट करना, जैसे मछली मारना, नाव चलाना, नाव खेना, ठीक है ना, बाजार करना, साइकिल चलाना, राइडिंग करना, घुड़सवारी करना, ठीक है, और क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना। एक सेंटेंस इस पर थोड़ा सा हो जाए। चलिए ये वाक्य क्या कहता है, बचपन में मैं मछली पकड़ा करता था, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं मछली पकड़ा करता था, पहले आप इसको बनाते हैं, आई यूज्ड टू। चलिए आई यूज्ड टू। अब चलिए अब मछली पकड़ने के लिए कैच फिशिंग नहीं, मछली पकड़ने के लिए गो फिशिंग। ये फिक्स बात है, कोई परिवर्तन नहीं, कैच फिशिंग नहीं होना चाहिए, वो उससे बेहतर है गो फिशिंग। तो कैसे हमारा वाक्य बनेगा, आई यूज्ड टू गो फिशिंग इन चाइल्डहुड, केवल इतना भी लिखा जा सकता है, इन चाइल्डहुड। चलिए कोई कह रहा है कि चलो बाजार करते हैं, ठीक है ना, कोई कह रहा है कि चलो बाजार करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, लेटस गो टू शॉप। ये पूरी तरह गलत, लेटस गो टू शॉप नहीं, गो शॉपिंग। क्या होना चाहिए, लेटस गो शॉपिंग। चलिए हमें कहना है कि हम लोगों ने नाव खेने का मजा लिया, ठीक है ना, हम लोगों ने नाव खेने का मजा लिया। कैसे लिखेंगे, वी इंजॉयड, ठीक है ना, सेलिंग, सॉरी इसको इंजॉय से नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं तो फिर हमें एक सेंटेंस ऐसा दिखलाना है ना जिसमें कि गो सेलिंग एक साथ आ जाए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं नाव खेलने गया, ठीक है ना, हमें सेंटेंस ऐसा सेट करना है ना कि गो के बाद हमारा सेलिंग आ जाए। हम लोग नाव खेलने गए, संडे को हम लोग नाव खेलने गए, कैसे लिखेंगे, चलिए वी, चलिए अब गो की जगह पर पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट। चलिए वी वेंट सेलिंग ऑन संडे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गो प्लस V4 वाला ना मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गो प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे, गो प्लस 2 + V1 का जो यूज होगा वो एकदम गलत और गलत होगा। तो बच्चों आज का बात इतना ही रहेगा। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, कुछ खास एक्सप्रेशंस देखा जो कि अपने साथ V4 लेते हैं। मतलब हमें ये याद रखना है कि इनके बाद इंफिनिटिव का कोई जगह नहीं है। हाँ जब शुरू में मैंने बात किया था प्रीफर, तो प्रीफर के साथ दोनों ठीक थे, है ना, वहां टू ट्रैवल भी ठीक था, केवल ट्रैवलिंग भी ठीक था। लेकिन अभी जो हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को जो पेश किया है, इसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। तो आज की बात बस इतना ही, आगे की वीडियो जारी रहेंगे।
आप इन चैनल से बने रहें, इनको सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं। थैंक यू वेरी मच।